बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। और अब आगे बढ़ते हैं। अमेठी से बड़ी खबर है। अमेठी में 10,000 का इनामी अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। गाड़ी चेकिंग के दौरान मुंशीगंज पुलिस ने उसे दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर जिले का रहने वाला इनामी अभियुक्त बताया जा रहा है दिनेश कुमार यादव। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के परतोष तिराही से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ी चेकिंग के दौरान मुंशीगंज पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इस पर इनाम था। सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है, बदमाश ये बताया जा रहा है। परितोष तिराही से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, गाड़ी चेकिंग के दौरान मुंशीगंज पुलिस ने कार्रवाई की, उसको दबोचा। अमेठी में 10,000 का इनामी बदमाश दबोच लिया गया। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। सुल्तानपुर जिले का रहने वाला दिनेश कुमार यादव इनामी अभियुक्त बताया जा रहा है। अब इससे पूछताछ होगी, इसके और साथियों तक भी पहुंचेगी पुलिस। में बड़ी खबर यह है कि 10,000 का इनाम इस पर था, इसको दबोच लिया गया। अमेठी से अगली बड़ी खबर है। अमेठी में घर में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से कार जलकर राख हो गई है और लाखों का नुकसान हुआ, ये भी आशंका है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया। कमरौली थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी कॉलोनी का ये मामला। अमेठी में घर में आग लगी। आग की तस्वीर आप देख सकते हैं। आग की चपेट में आने से एसयूवी कार जलकर के पूरी तरीके से खाक हो गई है। घर का सारा सामान जल गया। मौके पर किस तरीके से हालात बने, तस्वीर आप देख रहे हैं। आग यहाँ पर धधकी और काला गुबार धुएं का निकलता हुआ। परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन घर में रखा हुआ जो गाड़ी रखी हुई थी वो जलकर राख हो गई है। सारा सामान भी जल गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, ये आशंका है। आग की चपेट में आने से कार जली। कमरौली थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। आग लगने की वजह क्या रही, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी अपडेट यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बस आ रहा है, दमकल आ रहा है, यही एक नंबर आ गया है। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी और पुलिस अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। इरफान सोलंकी के वकील ने यह बात कही है। सरकार किसी पर मुकदमा नहीं करती, झूठे मुकदमे सरकार नहीं करवाती, मुकदमा करवाने वाला खुद ही अपराधी है। इस बात का जिक्र किया इरफान सोलंकी के वकील ने। सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं और इसी बीच वकील की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनकी पत्नी की मौजूदगी साथ में। और वकील ने यह कहा कि सरकार और पुलिस के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार जानबूझ करके किसी पर मुकदमा झूठा नहीं दर्ज करवाती है। कभी सरकार ने किसी के ऊपर गलत मुकदमे लगाए? इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी भी इसके पहले मुख्यमंत्री थे। कभी भी किसी ने कोई झूठे मुकदमे नहीं लगाए। और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी थाना स्तर पे या क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि झूठे मुकदमे लगाकर विपक्षी पार्टियों के लोगों को फंसाएं। ना कभी अखिलेश जी ने ऐसा किया, ना ही कभी मायावती जी ने ऐसा किया। और प्रयागराज से भी बड़ी खबर है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। अफजाल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और 1 से 2 दिन में अदालत अपना फैसला सुना सकती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस रद्द करने के लिए दाखिल की गई है अर्जी। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में केस दर्ज हुआ था। मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया है, अफजाल अंसारी ने कहा। और बरी होने के बाद अब उसी केस में गैंगस्टर एक्ट का औचित्य ही नहीं होता है, ये अफजाल अंसारी ने कहा है। गैंगस्टर के इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई रोकी जाए, अफजाल अंसारी ने यह बात कही। और कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अंडरपास के नीचे पिकअप वैन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। पिकअप चालक छात्र को फंसा छोड़कर मौके से भागा। लोगों ने छात्र को निकाल करके अस्पताल में भर्ती करवाया। छात्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला। स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर पिकअप वैन ने, जिसके बाद वहां पर ये कहा जा रहा है कि मौके पर फंसा हुआ छोड़ करके छात्र को वहां से वैन चालक भागा। अंडरपास के नीचे पिकअप वैन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी, ये बड़ी खबर। और टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक छात्र को फंसा छोड़कर वहां से भागा।
हालत नाजुक बनी हुई है छात्र की, ये जानकारी। लोगों ने छात्र को निकाला, जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने छात्र को निकाल करके अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालत नाजुक बनी हुई है, ये कहा जा रहा है। दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला, यमुना एक्सप्रेसवे पर ये दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें पिकअप वैन ने स्कूटी में टक्कर मारी। टक्कर भयंकर थी। पिकअप चालक छात्र को फंसा छोड़कर वहां से फरार हो गया। कानपुर से खबर, कानपुर में भीषण ठंड की वजह से लोगों की मौत हो रही है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, परेशान हैं। कानपुर का लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ऐसे मरीजों से पटा पड़ा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, सीने में दर्द जैसी शिकायतों को लेकर लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं इलाज करवाने के लिए। कई मरीजों की मौत भी हो गई जो इलाज करवाने के लिए अस्पताल आए हुए थे। पिछले 4 दिनों में 26 लोगों की मौत केवल कार्डियोलॉजी में इलाज के दौरान हो चुकी है, जबकि 30 लोगों ने कार्डियोलॉजी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अब हार्ट अटैक के मरीजों की लगातार जान जा रही है। कानपुर में 4 दिनों में 26 लोगों की मौत हो गई है, कार्डियोलॉजी में कहा जा रहा है। और कानपुर में ठंड का ये जानलेवा अटैक है, ठंड वजह बताई जा रही है। हम लोग नहीं जानते, अभी लेके आए सुबह। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी आपकी मम्मी क्या परेशानी थी आपको? रात में दिक्कत हुई, एकदम से सर्दी लग गई थी उनको। बीपी काफ़ी बढ़ गया था, 250 143 बता रहा था बीपी। फिर यहाँ पर लाए तो इलाज हुआ यहाँ पे? हाँ इलाज हुआ था भैया तुरंत। अभी डॉक्टर ने क्या बताया? नहीं, एक्सपायर होंगी मम्मी तो। एक्सपायर हो गई। और वहीं कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा की माने तो भीषण सर्दी के चलते नसें जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से खान पान में सुधार करने के साथ ही अपनी दिनचर्या को सही करने की सलाह दी है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ने डेटा जारी किया है, उसके बाद चिंता की लकीरें अब एडमिनिस्ट्रेशन के भी माथे देखी जा सकती हैं। हमारे साथ हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और अब तो ये जानलेवा होती जा रही है। क्या डेटा निकल रहा है, कितने लोग की मौत अब तक हो चुकी है? पिछले 4 दिनों में जब तेज़ी से ठंड बढ़ी है तो कल के डेटा में 7 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 15 ब्रॉड डेड हमारे संस्थान में आए हैं। पिछले 4 दिनों का डेटा की अगर बात की जाए तो किस तरह से डेटा रहा है? 26 मरीज पिछले 4 दिन में कुल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका इलाज चल रहा था हमारे संस्थान में, और 30 लोग जो है वो ब्रॉड डेड लाए गए इस संस्थान के अंदर पिछले 4 दिन में। अच्छा, जो 26 का आंकड़ा आप 4 दिन का बता रहे हैं, ये इनको क्या दिक्कत क्या हुई थी, क्या परेशानी हुई? ये सब हार्ट अटैक के पेशेंट थे, जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी, कॉर्नरी आर्टरी में रुकावट थी। और ठंड में जब आर्टरियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अगर मान लीजिए किसी को 50% का ब्लॉकेज है तो वही 50% का ब्लॉकेज ठंड में 80% तक पहुंचने की संभावना होती है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज बढ़ जाता है ठंड में, वो एंजाइना और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जो ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उससे चलते अब ठंड जानलेवा होती जा रही है, लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। हाँ, यही मुख्य कारण है। और इसके बैकग्राउंड में ये भी है कि जो कोरोना काल इतना लंबा चला, इसमें कि काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके कि हार्ट पे भी कोरोना का असर पड़ा, मायोकार्डाइटिस हुई, हार्ट वीक हुआ। अतः उन लोगों को जो भी इस प्रकार की समस्या होती तो और गंभीर दशा दिखाई देती है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कानपुर से ही अगली बड़ी खबर है। हार्ट अटैक से हो रही मौत के बाद जागा एलएसपी कार्डियोलॉजी। लोगों को बचाने के लिए सहायता नंबर जारी किया गया, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया लोगों को बचाने के लिए, और कॉल करके सहायता ले सकते हैं उस नंबर पर। ठंड के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बढ़ते मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। नंबर जारी किया गया है और नंबर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों को बचाने के लिए एक सहायता नंबर जारी किया गया और इस नंबर पर कॉल करके वो जानकारी दे सकते हैं। 7380996666 ये नंबर है जिस पर कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं और यहां से तुरंत ही मदद पहुंचाई जाएगी, सहायता मिलेगी। कानपुर में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये सहायता नंबर, हेल्पलाइन नंबर 7380996666 पर कॉल करके अपनी बात लोग बता सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठंड की वजह से लगातार हार्ट अटैक के मामले, ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
और यूपी में बर्फीली हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा, ये बात सामने आ रही है। 7 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड की चेतावनी दी गई है। 3 डिग्री तापमान के साथ यूपी में सबसे सर्द संभल जिला रहा। झांसी में तापमान 3.9 डिग्री रहा और रामपुर में 4 डिग्री दर्ज किया गया। 7 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट है और ठंड और भी बढ़ेगी, ये मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट है। कानपुर में 4.4 डिग्री मापा गया है तापमान और अयोध्या मुजफ्फरनगर में 4.5, वाराणसी में 4.6 डिग्री रहा तापमान। इसके अलावा कई अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा है। ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 7 जनवरी तक घना कोहरा भी रहेगा और ठंड और बढ़ेगी। बर्फीली हवाओं का दौर आने वाले कुछ दिनों में और देखने को मिलेगा। 7 जनवरी की तारीख बताई गई है जब तक घना कोहरा और ठंड से लोगों को परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश में कई शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। 2 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी, ये मौसम विभाग ने कहा है। भारतीय उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण देने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे सीएम योगी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर यूपी लौटे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे यूपी में 5G नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूपी के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने समेत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। तो अडानी समूह ने PPP मोड पर बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। सीएम से हुई इस भेंट के दौरान जिन विषयों पर निवेश की सहमति बनी है, अब वो 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में औपचारिक रूप लेंगे। 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान सीएम के साथ रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामल, वेदांता, पार्ले, हिंदुजा, लोढ़ा और रैमकी समेत 2 दर्जन से अधिक उद्योगपतियों ने मुलाकात की। मैराथन कार्यक्रमों के बीच में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी में बम्पर निवेश का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश के बड़े उद्योगपति यूपी में निवेश करना चाहते हैं और मुंबई में सीएम की मौजूदगी में बड़े प्रस्तावों पर उद्योगपतियों ने सहमति जाहिर की है। नई दिशा और हम सबको पूरे मंत्रिमंडल और अधिकारी और प्रदेश के सभी लोग विदेश भर में भी गए। उत्तर प्रदेश का डंका विश्व भर में बज रहा है और आपने देखा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंबई में उद्योग नगरी में देश की आगमन हुआ, जहां देश के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बैंकर्स और तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और निवेश की घोषणा की है। और उन्होंने वहां ये भी संकल्प दोहराया है कि जो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है, जो फरवरी के 10, 11 और 12 को हो रहा है, उसमें उनका प्रतिभाग, उनकी भागीदारी वहां पे भाग लेंगे। सिनेमा को लेकर भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। भाजपा सरकार ने सिनेमा को सियासी विचारधारा का हथकंडा बना दिया है और सिनेमा जगत को नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना दिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा के डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। ट्वीट आपके सामने है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती है। सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है भाजपा ने। सिनेमा के विषय को ही नहीं, बल्कि सिनेमा जगत को भाजपा के डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट है, सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये चाहती नहीं है। सीएम योगी का मुंबई दौरा और वहां पर जाकर के फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करने पर हमलावर है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने है। अपनी विचारधारा थोप रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहा और साफ तौर से निशाना साधा। सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है अलग अलग मामलों को लेकर।
कार्यक्रम के बीच से ही जोशीमठ के लिए वो रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में बहुत बड़ी पाइपलाइन डाली जा रही है और उस पाइपलाइन के लिए अंदर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर दरार आ गई है और पूरा शहर धंसने के कगार पर पहुंच गया है। और उसके कारण अब वो पूरा का पूरा शहर धंसने के फतेहपुर से अगली खबर है। फतेहपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पारा 4 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं। उधर असोथर ब्लॉक के कोंडार गौशाला में मवेशी भी ठंड से ठिठुर रहे हैं, क्योंकि ये सभी खुले आसमान के नीचे पाए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब बजरंग दल की टीम इस गौशाला में पहुंची। सबसे पहले तो यहाँ तैनात कर्मचारी ने गेट नहीं खोला, फिर अधिकारियों से शिकायत के बाद गेट खोला गया तो व्यवस्थाओं का दावा करने वाले इस गौशाला की पोल खुलकर के सामने आ गए। असोथर ब्लॉक के कोंडार गौशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी खुले आसमान के नीचे पाए गए हैं। इस भयानक ठंड में जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जिनका दावा किया जा रहा था, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई नहीं दी। बजरंग दल की टीम यहाँ पर पहुंची, उसके बाद व्यवस्थाओं की पोल खुली। फतेहपुर के असोथर ब्लॉक के कोंडार गौशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुले आसमान के नीचे गौवंश दिखाई दिए, जिसको लेकर सवाल भी वहां पर लोगों से पूछे गए। न सवालों के जवाब मिले और ना ही व्यवस्थाएं वहां पर दिखाई दी। बजरंग दल की टीम वहां पर पहुंची, गेट खोलने को लेकर ही काफी देर तक गार्ड से बहस। उसके बाद जब भीतर बजरंग दल के कर्मी पहुंचते हैं, बजरंग दल की टीम पहुंचती है, तो व्यवस्थाएं कुछ भी दिखाई नहीं दी। प्रयागराज से बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 25 जनवरी के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, ये बड़ी जानकारी है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी 25 जनवरी के बाद और फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है बोर्ड परीक्षाएं। ये खबर 5 मार्च तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, ये बड़ी खबर है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 7 जनवरी तक पूरा हो सकता है। प्रयागराज से बड़ी खबर, यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। 25 जनवरी के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, क्या और विस्तार से बताएं जानकारी। देखिए, यूपी बोर्ड के सूत्रों से जानकारी मिली है कि बोर्ड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं वो अगले महीने यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती हैं और उन्हें होली के त्योहार से पहले खत्म कर दिया जाएगा। 8 मार्च को होली का त्योहार है और जो परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक 5 मार्च के आसपास जो है वो पूरी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी। ये पहला मौका होगा कि जब कॉपियों पर नहीं बल्कि जो कॉपियां हैं उनके हर एक पन्ने पर बार कोडिंग की जाएगी, ताकि जो नकल माफिया हैं वो हावी ना हो सके, नकल ना कराई जा सके। इसके साथ साथ 25 जनवरी के आसपास प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो सकते हैं और कल या परसों यानी 1 से 2 दिनों के अंदर जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उनका निर्धारण हो सकता है। तो इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में 58 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, फरवरी के दूसरे हफ्ते से मोइन परीक्षा शुरू होगी 10वीं और 12वीं को लेकर ये कहा जा रहा है और 5 मार्च तक परीक्षा संपन्न करवाने का जो टारगेट रखा गया है। ये पीरियड कितना है और क्या डिटेल्स, क्या परिवर्तन इस बार के एग्जाम में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। औपचारिक तौर पर ऐलान 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक फरवरी के महीने के दूसरे हफ्ते से परीक्षाएं शुरू किए जाने का कार्यक्रम है और इन्हें 5 मार्च के आसपास खत्म कर लिया जाना है। यानी तकरीबन 20 कार्य दिवसों में पूरी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। अभी कंफर्म नहीं है, इसको लेकर संभावना है कि ये डेट के हिसाब से ही आगे जानकारी मिल सकती है। शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।